हेलो बच्चों, मैं रश्मि जैन, अर्थशास्त्र की शिक्षिका। आज हम पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम गांव की कहानी क्यों पढ़ें। तो बच्चों, भारत को गांव का देश कहा जाता है। तुम्हें पता है, भारत की लगभग 64% जनता गांवों में निवास करती है। जब हम भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? भारत के गांव के बारे में जानेंगे। भारत की अधिकतम जनसंख्या गांव पर निर्भर है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि लगभग 64% जनता गांव में निवास करती है। तो भारत के गांव की स्थिति आज हम एक काल्पनिक गांव जिसका नाम है पालमपुर के माध्यम से जानेंगे। पालमपुर गांव का परिचय। सबसे पहले पालमपुर में खेती है सबसे मुख्य क्रिया। वहाँ के लोगों की सबसे मुख्य क्रिया है खेती। खेती के अलावा अन्य क्रियाएं जैसे डेयरी, जिसका अर्थ होता है दुग्ध उत्पादन, परिवहन, लघु स्तरीय विनिर्माण आदि भी पालमपुर गांव में की जाती है। तो बच्चों, कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं उन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं भी कहते हैं। पालमपुर अपने आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, ये जो गांव है पालमपुर, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। इन दोनों के बीच में जो सड़क है, उन सड़कों पर विभिन्न प्रकार के परिवहन जैसे बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि भी चलते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं और अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, जबकि गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 अनुसूचित जाति के हैं। वहाँ के अधिकांश घरों में बिजली है और इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है। यहाँ पर एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं, और एक निजी औषधालय, दवा दुकान भी है। हर गांव में कृषि के अलावा और गैर कृषि कार्य भी होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक उत्पादन का संगठन, इस पर चर्चा करते हैं। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो उत्पादन का संगठन के 4 कारक हैं, जिनमें से प्रमुख है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। यदि भूमि नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे प्रमुख है भूमि। दूसरा है श्रम। उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों तथा शारीरिक कार्यों को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो अपना श्रम प्रदान करते हैं। तो अगर हमारे पास भूमि है तो उस पर काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो काम कौन करेगा? श्रमिक करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, तो वहीं कुछ शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है। तो श्रम का उत्पादन के संगठन में बहुत महत्व है। तीसरा है पूंजी। पहले हम जानेंगे कि पूंजी क्या है। पूंजी वह धनराशि है जिससे कोई व्यापार चलाया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उत्पादन करता है या करना चाहता है तो उसे कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ती है। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर क्या करना पड़ता है? कई प्रकार के आगत आते हैं, या इसका मतलब है, आगत का मतलब है खर्च। कई प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। उसी पैसे को पूंजी कहते हैं। पूंजी 2 प्रकार की होती है। पहली है भौतिक पूंजी और दूसरी है मानव पूंजी। तो सबसे पहले भौतिक पूंजी के बारे में जानते हैं। भौतिक पूंजी भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है स्थायी पूंजी। स्थायी मतलब क्या बच्चों? जिसको हम हिला नहीं सकते हैं या फिर जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या आते हैं? मशीनें आती हैं, औजारें आती हैं, भवन आते हैं। तो ये सब हम एक बार अगर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो वर्षों तक उनका प्रयोग हम करते रहते हैं। बार बार हम भवन नहीं खरीदते, बार बार हम मशीन नहीं खरीदते। जैसे
किसान का हल जब किसान एक बार खरीद लेता है तो वो बार बार उसे नहीं खरीदता, वो उसकी स्थायी पूंजी हो जाती है। जैसे कंप्यूटर, जनरेटर इत्यादि, ये सब कब काम आते हैं? जब हम किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं या फिर किसी प्रकार की फैक्ट्री आदि चलाते हैं, तो उसमें इन इन सब प्रकार की स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होता है? जब उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए या फिर कोई ज़रूरी माल खरीदने के लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तथा जैसे अगर कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर हम कच्चा माल ले आए, एक बार उत्पादन हो गया तो दोबारा अगर हमें कुछ उत्पादन करना है तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता फिर से पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो फिर हमें उसके लिए फिर से कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो कुछ पैसे खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, या फिर अगर कोई श्रमिक होते हैं उनको पेमेंट करना होता है, तो वो सब पेमेंट करने के लिए भी कुछ पूंजी की या नकद पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस नकद पैसे को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। पूंजी का दूसरा प्रकार है मानव पूंजी। अब तुम सोचो, हमारे पास भूमि है, श्रम है, पैसे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। इन सब को संगठित करने के लिए किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो वो व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को संगठित करता है, उत्पादन के लायक बनाता है, वो होता है मानव पूंजी। तो वो उसके पास क्या होता है? उसके पास ज्ञान होता है, कौशल होता है, उद्यम होता है, जिसके द्वारा वो इन सारे प्रकार के उत्पादन के कारकों को संगठित करता है और उत्पादन के योग्य बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मानव पूंजी कहते हैं। तो उत्पादन जो है वो भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इस चैप्टर के बारे में अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, और आज जो हमने पढ़ा है उत्पादन के कारक, उसको पालमपुर की कहानी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का एक गांव में क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने आज के क्लास की PDF को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।